नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात करेंगे उस नए नियम की जिसको लागू किया जाएगा उत्तराखंड में। यहां पर नेतागिरी के नए नियम लागू किए जाएंगे। कानून बना लिया गया है और ये नियम है कि अगर पंचायत चुनाव लड़ना है, किसी को उम्मीदवार बनना है पंचायत चुनाव में, तो उसके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए और साथ ही कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ये 2 नए नियम। हालांकि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य नहीं है, देश का 6ठा राज्य है, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर से उन सवालों को ताजा कर दिया है जिस पर बहस जरूरी है कि क्या इस तरह के कदम पूरे देश भर में लागू नहीं किए जा सकते। वक्त नहीं आ गया कि अब ऐसा फैसला देश स्तर पर लिया जाए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसी शर्तों को लाया जाए ताकि एक बड़ा बदलाव दिखे, दूर तक मैसेज जाए। और अगर यह बड़ा बदलाव हो सकता है तो कैसे, और नहीं हो सकता है तो क्यों, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या नेताजी के लिए भी कोई नियम होने चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनाव के लिए एक ऐसा कानून ले आई है जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले नेताजी के लिए चुनाव लड़ने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। साथ ही अब पंचायतों में प्रतिनिधि बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी होगा। पंचायती राज संशोधन विधेयक में 2 संशोधन हमने प्रमुख रूप से लेकर आए हैं। एक तो 2 बच्चों से अधिक यदि होंगे तो वो पंचायत के कोई भी चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे, अनर्ह होंगे। और दूसरा हमने क्वालिफिकेशन तय की है प्रधान के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए। यदि वो क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करेंगे तब भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब नेतागिरी के इस नए नियम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी को इसमें राष्ट्रहित नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस ने किंतु परंतु के साथ बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है पंचायत चुनाव में, और हमारे देश इस समय जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। और इस तरह के कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी ठीक रहेंगे और साक्षरता दर भी धीरे धीरे बढ़ेगी कि लोगों को लगेगा कि चुनाव लड़ना है तो इतना पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो इस पर एक राष्ट्रीय परिदृश्य में आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए। अगर कोई बेहतर व्यवस्था राष्ट्र के लिए और पंचायत के लिए और समाज के लिए बन सकती हो तो कांग्रेस पार्टी अपना विचार राष्ट्रीय सहमति के उस पर जब कोई संवाद करेगी सरकारें तो उसमें हम अपना विचार स्पष्ट करेंगे। इसमें सांकेतिक चीज़ें बीजेपी ज़्यादा दिखा रही है, उसकी मंशा सुधार करने की है, ऐसा कांग्रेस पार्टी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें कोई 2 राय नहीं कि अगर ऐसे कानून यूपी जैसे बड़े राज्यों में भी लागू होंगे तो इससे लगातार बढ़ती जनसंख्या पर भी लगाम लगेगी। साथ ही अगर ये नियम आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी लागू हुए तो जनता को अंगूठा छाप नेताओं से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। लखनऊ से कुमारी रंजना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड सरकार का दावा यही है कि उद्देश्य यही है कि एक तरफ तो चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा साक्षर लोगों को जोड़ा जाए, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा जाए, और दूसरा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस उस मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ यति नरसिम्हानंद सरस्वती हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं और लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। और उनका आंदोलन कहां तक पहुंचा है, उन्हें क्या परेशानी इस नए नियम में लग रही है और इसको लागू करने में क्या दिक्कत है, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। दरेश जोयाल है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। और जासिर कमर अली हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नरसिम्हानंद सरस्वती जी आपके पास ही आऊंगे, चूंकि आप लंबे समय से इस तरह का आंदोलन चला रहे हैं। अब ये जो फैसला लिया गया है उत्तराखंड में, 6ठा राज्य है वैसे, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया कि देश स्तर पर इस तरह का फैसला लिया जाए? अब देखिए, जिस तरह का फैसला उत्तराखंड में लिया गया है, इसको लेने की तो कहीं भी कोई जरूरत ऐसी नहीं थी। ये कानून, ये तो आप ऐसे समझिए कि एक बीमार है, बीमार को बहुत सीवियर कैंसर हो गया और कैंसर लगातार पूरे शरीर में फैल रहा है, लेकिन हम झाड़ फूक के द्वारा, हम टोने टोटके के द्वारा उस बीमार का इलाज करना चाहते हैं। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए कैंसर है और उसके लिए बड़े सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत थी, बड़े सख्त कदम। यहां केवल ये नहीं कि ये जो चुनाव पंचायत का उसको लड़ना बैन करा जाना चाहिए, यहां तो ये होना चाहिए कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे उसका वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि यहाँ की जनसंख्या को रोका जाए, लेकिन भारत में कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता। हमारे नेता ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो हो कहीं नहीं, से। शुरुआत कई योजनाएं हैं, परिवार नियोजन की कई योजनाएं हैं, और जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसके मुताबिक हमने कामयाबी हासिल की है। हम लगभग 140 करोड़ हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं, जबकि चीन के मुकाबले हमारे संसाधन चौथाई भी नहीं है। हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। उसके बाद यहां खाने के लिए लड़ाई होगी, यहां पानी के लिए लड़ाई होगी, यहां हवा के लिए लड़ाई होगी। सरस्वती जी, आप जिस विस्फोटक स्थिति की बात कर रहे हैं उसे लेकर कई और भी योजनाएं चल रही है। नहीं, कोई योजना नहीं चल रही है। इसी तरह के झाड़ फूक के द्वारा हम कैंसर का इलाज करना चाहते हैं, जो नाकाफी है, और केवल सरकारें ये दिखाना चाहती हैं कि हम इसमें कुछ कर रहे हैं। वो 5 साल इसी में बिता देंगे, अगली बार फिर इसी पर वोट मांगेंगे कि हम गृह युद्ध रोकेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर। देश के नेता कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल लोगों को बहका रहे हैं। पूरी राजनीति का यही हाल है। मैं किसी पार्टी का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। देश के सारे नेता केवल अपने वोटरों को एक लॉलीपॉप देकर सारी समस्याओं से उनका ध्यान हटाना चाहते हैं। उसी तरह की ये एक कोशिश है। आपने सिरे से खारिज कर दिया कि ये कदम ही गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे कड़े कदमों की जरूरत है। मैं ये नहीं कहा जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यही तो कह रही हूँ, जरूरत है, लेकिन जो कदम उठाया गया वो भी एक पार्ट हो सकता है। नहीं, वो पार्ट नहीं हो सकता। वो तो ये है कि बीमार का हम इलाज करवाने ले गए किसी झाड़ फूक वाले। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम बहुत दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार बार बार बहस चर्चा होती रहती है कि हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार होने चाहिए, और साथ ही जो कैंडिडेट्स हम उतारते हैं उनको लेकर भी कुछ और नियम कायदे कानून बनने चाहिए। अब जो ये नियम कायदे कानून बने हैं, छठा राज्य उत्तराखंड, लेकिन क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे लागू होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल आवश्यक है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में लागू होना चाहिए मेनका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 92 से 79वां संशोधन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार पहली बार ला रही है। बीजेपी सरकार के राज्यों में इस तरीके का कानून है, 6वां राज्य है, बिल्कुल छठा। लेकिन 1992 से जो लंबित पड़ा हो उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे। दोबारा इसको पेश करने का प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में किया गया हो, वो भी पास नहीं हो पाया। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति नेताओं को भी है, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो नियम कानून बनाने में लगे, जिनकी भूमिका होती है, वो कहीं न कहीं इस बारे की भूमिका जानते हैं। दूसरा, 5 राज्यों में जब ये नियम लागू था तो चुनाव के समय ये स्थिति आई। उन्होंने चुनाव आयोग से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पूछा क्या तीसरा बच्चा हुआ है और वो मर गया तो उसको क्या माना जाए, चौथा बच्चा हुआ, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं तो क्या वो उसी नीति में आता है। तो आज तक चुनाव आयोग इस बात पर निर्णय नहीं कर पाया कि वास्तव में वो ये जो सवाल है वो उस नीति में लागू हो या ना हो। आप ये बताइए कि 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा हो गया और एक्सपायर हो गया तो क्या वो 2 बच्चे ही माना जाएगा? तो ये टेक्निकल पेंच है। ये बिल्कुल है, और उस पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी धर्मगुरु जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, कुछ नहीं है, केवल ये मल्लम लगाने का प्रयास है। वास्तव में इस देश को कैंसर हो गया है और इससे एक बड़े कानून बनाने की आवश्यकता संसद को है। उसमें लोकसभा के लोग भी आए, विधानसभा के लोग भी आए। जनसंख्या वाले मुद्दे पर बात हो गई, लेकिन जहां पर तक पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए अगर पंचायत चुनाव के दौरान कोई कैंडिडेट बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे ही नियम लोकसभा और विधानसभा में भी होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। दिनेश जोयाल जी, दिनेश जी आपसे सवाल। जी बिल्कुल, अच्छा कदम है। एक बड़ी समस्या है। इस बड़ी समस्या के लिए एक छोटी सी पहल हुई है। प्रथम दृष्टया मैं इसका स्वागत करूंगा। देखिए, एक सोच बन गई है कि भीड़ हमारी, सीट हमारी, सरकार हमारी। ये खत्म होना चाहिए। 1901 में हम लोग 23 करोड़ थे। जब भारत आजाद हो रहा था हम लोग 33 करोड़ देवी देवता यहां रह गए थे। 2000 आया तो हम लोग 1 अरब पार कर गए। आज हम बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का कहना है कि 2010 से 2019 तक 1.2, तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस तो आनी चाहिए। बढ़ी है जनसंख्या भारत में, चीन से दुगने से भी ज्यादा है ये, और हम अगले 2025 तक तो चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। जी, तो इसलिए इस तरह की पहल होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक पंचायत में नहीं होने वाला, इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, हर चुनाव में लागू किया जाना चाहिए। जो इस देश का नेतृत्व करने वाला है, जो हमारे इस जनता की नुमाइंदगी करने वाला, उसको पता तो हो
कि जनसंख्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक दौर ऐसा आ सकता है कि कल आज हम इतने हैं, कल इतने ज्यादा हो जाएंगे, एक मिनट के अंदर दुगुने हो जाएंगे। और बिल्कुल दिनेश जी, वही स्थिति की बात नरसिम्हानंद सरस्वती भी कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि आज भी अगर देश में किसी भी समस्या की बात होती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, स्वच्छता की हो, तो जो सबसे बड़ा रोड़ा सामने आता है कि उस समस्या का समाधान हमारी सरकारें, हमारा तंत्र क्यों नहीं कर पा रही है, तो करप्शन के बाद जनसंख्या सबसे बड़ी वजह सामने आती है। तो कंट्रोल तो और तेजी से होना ही चाहिए। सरस्वती जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले जासिर कमर अली जी को भी ले लेती हूं, बीजेपी से हैं, हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता। जो फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया, यूपी सरकार कब लेने वाली है? उत्तर प्रदेश में यह कानून कब बनने वाला है या नहीं बनने वाला है? जो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया, उससे पहले 5 राज्य और हैं। उत्तराखंड सरकार ने अगर फैसला कोई लिया है तो वक्त और हालात के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं मेनका जी। तो वक्त और हालात की समय जरूरत थी, उस हिसाब से परिवर्तन वहां पे हुआ है। नहीं, वक्त और हालात की जरूरत पढ़े लिखे लोग आएंगे बेहतर है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि क्या जी वक्त और हालात की देखिए जरूरत है, उसके लिए बिल्कुल जो है बहुत अच्छा फैसला है। इस तरह के फैसले से क्या होता है, लोग जागरूक होते हैं। लोगों को ये मालूम होता है कि हमें हाई स्कूल, मिनिमम हाई स्कूल कराना है, एजुकेशन कराना है, और बच्चों को जो चीजें हैं, मामलात हैं, उनको हमें कितना हम उनको परवरिश उनकी कर सकते हैं, परवरिश कहां तक उनकी अच्छी ले आ सकते हैं हम, तो उनको इस बारे में भी एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि परवरिश आपको करना है और आपके बच्चे हैं। तो अगर ऐसे कोई नियम बनते हैं तो एक जागरूकता आती है, समाज में जागरूकता आती है, और परिवार में सुधार आता है। स्वागत किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो बस यही कह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से फैसला और बड़ा और तेजी से होना चाहिए। अगर उत्तराखंड में ये फैसला आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में अभी तक क्यों नहीं? अगर पंचायत चुनाव को लेकर 6 राज्यों में ऐसा फैसला आ सकता है तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्यों नहीं? लोकसभा चुनाव को लेकर देश में ऐसा अभी आखिर किस वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं? क्यों कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, कोशिश है, सराहनीय कोशिश है, उसके बाद कदम भी अच्छा है, और उसके बाद आने वाले वक्त में मैंने आपसे बताया कि परिवर्तन लाजमी है, वक्त और हिसाब से परिवर्तन लाजमी है। यहां भी उस पर गौर किया जाएगा, बिल्कुल गौर करना चाहिए। और जब गौर करेंगे, जब एक दूसरे की एजुकेशन, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने कही कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, और परिवार का जो सिस्टम है, क्योंकि उनके अगर सीमित परिवार होता है तो सीमित परिवार में उसके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो अपने बच्चों को हम देते हैं, और ये चाहते हैं बेहतर से बेहतर अगर नेताओं के लिए कोई नियम कायदे कानून बनते हैं तो उनका मैसेज दूर तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं कि नेताओं के लिए अगर कोई नियम कायदे कानून बनते हैं और उसका पालन होता है तो दूर तक मैसेज भी जाएगा। तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, परिवार नियोजन की या दूसरी, उन पर तो पैसा खर्च हो रहा है, इसमें तो पैसे भी खर्च नहीं होने हैं, तो ये तो शुरू हो ही जाना चाहिए, पूरे देश में हो जाना चाहिए। नरसिम्हानंद सरस्वती कुछ कहना चाह रहे हैं बार बार जी, बोलिए सरस्वती जी। एक बात आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, जब लोग हम अपने कंपेरिजन चीन की आबादी से करते हैं तो हम उन लोगों को काउंट नहीं करते जो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे रोहिंग्याज यहाँ रह रहे हैं, और अभी श्रीलंका में जब प्रॉब्लम हुई है तो तमिलनाडु की तरफ बहुत सारे वहां शरणार्थियां हैं, मुस्लिम शरणार्थी। हम जब चीन से कंपेयर करते हैं तो चीन में एक एक बच्चे की गिनती है, हमारे यहां अभी गिनती नहीं है, तो हो सकता है कि हम अभी भी चीन से फालतू हो। दूसरी बात, आपने यूपी की बात की, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। इस टाइम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब ये सांसद थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के गृह मंत्री थे, तब इन्होंने संसद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बहुत कठिन एक कानून का प्रारूप संसद में रखा था। आडवाणी जी ने इनसे वादा किया था कि भाई अभी समय अनुकूल नहीं है, समय आएगा और हम इस कानून को जरूर बनाएंगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनकी सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। ये कानून कभी नहीं बन सका, वो कानून जो योगी जी ने संसद में रखा था। योगी जी के बाद एक नेता ने और इस कानून को संसद में रखने का प्रयास किया था, वो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने और शरद यादव ने 2013 में लोकसभा में यह रखा था कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या सबके विनाश का कारण बनेगी, इस जनसंख्या को हमें रोकना चाहिए। उसके बाद पिछली सरकार में हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद इकट्ठे हुए और वो गए राष्ट्रपति के पास, जबकि उन्हें कानून बनाना है, राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बनाता। आज राजनीति लोगों को केवल दिखावे में विश्वास रखते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं,
उसी तरह के कानून को मैं ये जो कानून उत्तराखंड में बना है, यानी इसे बोल रहे कि ये भी दिखावा है, उसी कैटेगरी में उसी कैटेगरी में इसे रखता हूं। क्योंकि देखिए कितना बड़ा मजाक है, वो कहते हैं 125 सांसद इकट्ठे हुए और वो राष्ट्रपति के पास गए। आपने सोशल मीडिया पर ये बड़ी कैंपेनिंग देखी होगी। मूर्ख मुझे पता नहीं चलता है किसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। 125 सांसद यदि लोकसभा में लॉबिंग करते तो ये लोकसभा में उस प्रस्ताव को पारित करवाकर राष्ट्रपति के पास भिजवा सकते थे, लेकिन उद्देश्य नहीं था जी। वो सांसदों की पहल नहीं थी, वो 2-3 एनजीओ की पहल थी। और एनजीओ ने जाकर के सांसदों से हस्ताक्षर कराए और उन एनजीओ के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया था। लेकिन कौशिक जी एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। बीजेपी की आईटी सेल ने उसे इस तरह से सबके सामने रखा कि उन्होंने बहुत बड़ी गंभीर कोशिश की है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने की, और इसके नाम पर वोट भी मांगे गए। इसी तरह की ये पहल मैं इसी तरह से सोचता हूं कि अब ये दिखाएंगे कि हम कितनी गंभीर कोशिश कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है, मान लिया सरस्वती जी, आपने बहुत लंबे समय से स्ट्रगल किया है इस मुद्दे पर और आपको अलग अलग सरकारों का रुख भी पता है कि किसका क्या रुख है, अलग अलग नेताओं से किस तरह के जवाब मिले, रिस्पॉन्स मिले, कहां क्या दिक्कतें हैं वो भी आपको पता होंगी। सुनील कौशिक जी, आप भी बहुत करीब से चुनाव को देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, क्या वाकई आप भी यही कह रहे हैं कि जो ये मुद्दा है ये टेक्निकली उलझा हुआ है, पहले 5 राज्यों में ही और अब उत्तराखंड में भी उलझ जाएगा और आगे इसको इंप्लीमेंट करने में भी हम इतना वक्त जाया कर देंगे कि उसका कोई फायदा नहीं होगा? विधानसभा में या राज्य स्तर से क्यों कानून बनना है, सीधा संसद में पास क्यों नहीं हो रहा जो पूरे देश में लागू हो? दूसरा, ऐसी बात नहीं है, पहली बार 92 से ये विधेयक पेंडिंग है, इस पर सरकार क्यों नहीं बात करती? दूसरा, अभी कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उन्होंने भारत सरकार से पिछले 3 महीने से राय मांगी है। आज तक भारत सरकार ने वो राय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं की। क्या लगता है आपको, वजह क्या लगती है कि प्रॉब्लम कहां है? क्यों नहीं कोई सरकार इस पर गंभीरता से कदम उठा रही है? क्योंकि समस्या कितनी बड़ी है, उसके क्या असर होने वाले हैं, चाहे वो जनसंख्या हो या फिर साक्षरता को लेकर। हम लगातार कहते हैं कि हमारे जो नेता, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार जनता दे देती है, अलग अलग मंत्रालयों में बैठाती है, कई बार तो उनके ही एजुकेशन पे सवाल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति कब खत्म होगी आखिर? कहां प्रॉब्लम है? देखो मोनिका, सारी चीजें वोटिंग बैंक को लेकर के हैं कि वोटर नाराज न हो जाएं। और आपने देखा होगा कि साइवानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट में छोटा सा सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ और जब कांग्रेस ने चुनाव था तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, तो ऐसा ने कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इस बात को देखते हैं कि वो देखते हैं सीधा मुस्लिमों पे अटैक तो नहीं होगा, कहीं मुस्लिम नाराज तो नहीं हो जाएंगे। और जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, बिल्कुल कटु सत्य है कि मुस्लिम भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम लोगों को देख करके या हम लोगों पे अंकुश लगाने के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो सारे धर्मों पे, सारी जनता पे लागू होगा। केवल एक समुदाय ये बात कहने लगे कि सिर्फ हमको टारगेट लेकर के किया जा रहा है और राजनीतिक दल उस पर मंथन करने लगे और सोचने लगे कोई एक समुदाय कहीं नाराज ना हो जाए, तो ये हमारे लोकतांत्रिक देश की बड़ा विडंबना है। दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, आपको भी लगता है यही वजह है, इच्छा शक्ति की कमी, और साथ ही समस्या इस बात का है कि कोई एक विशेष वोट बैंक न खसक जाए और इसलिए इस गंभीर मसले पर बहुत ही गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है? सही बात मेनका जी, दरअसल ये उत्तराखंड है, ये बाबा रामदेव का उत्तराखंड भी है। हमारे बाबा रामदेव ने एक बार सुझाव दिया था कि देश में जो बड़े बड़े नोट हैं, ये 1500 को इनको बंद करके छोटे नोटों का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। हुआ साहब, नोटबंदी हुई, लेकिन एक बड़ा नोट आ गया और वो छोटे नोट धीरे धीरे करके आए, तो वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुआ। इस बार भी ये जो 2 बच्चों वाला फॉर्मूला है, बाबा जी का बयान कुछ दिनों पहले आया था, अच्छा है, उसको सुना गया, लेकिन थोड़ा उनका बयान दूसरे किस्म का था और उसकी ध्वनि वही है जो ये पैनल कह रहा है, कौशिक जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, उसकी ध्वनि वही थी। लेकिन अभी हमने उसको एक सांकेतिक रूप में एक राज्य में इस तरह से लागू किया है। हम कह रहे हैं अच्छी पहल है, और लेकिन इसका ये मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए कि ये हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं क्योंकि वो देश की आबादी बढ़ा रहे हैं। ये कम्युनल डिवाइड नहीं करने वाला मैसेज नहीं होना चाहिए। इसको इसके लिए अक्सर ऐसे ही सवालों में उलझ जाता है, अवेयर किया जाना चाहिए। हो जाएगा ये देखिए जी हाँ, तो सरस्वती जी का ऐसा मेरा कहना यह है कि ये कोई सबक सिखाने की बात नहीं है, लेकिन देश खत्म हो जाएगा तो सभी खत्म हो जाएंगे, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा। ये बढ़ती हुई जनसंख्या तो सबको खा जाएगी। ऐसा मैसेज नहीं दिया जाना, मैं कह रहा हूं कि ऐसा मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए
इसको जो इसका असली मैसेज है वो दिया जाना चाहिए। ये नारा बच्चे दो ही अच्छे इंदिरा गांधी के जमाने में आया, नसबंदी के लिए उन्होंने इतना बड़ा अभियान छोड़ा, कांग्रेस बदनाम हुई, जैसा अभी आपने जिक्र किया था साहबानों इन आशंकाओं से परे हटकर क्या हुआ नहीं आई थी उसके बाद जब गलत फैसले हुए मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हम एक सही फैसला लेते रह गए और गलत फैसले हमने करवाए गए अपने लीडरशिप से। लोकतंत्र को बचाना है तो इन आशंकाओं से बाहर निकल के काम करना होगा, अभी साहबानों का बहुत उदाहरण दिया, वो जरूरी है। कमर अली जी, जब उत्तराखंड में आपकी सरकार ने ये काम किया, कांग्रेस कह रही है कि नहीं इनकी तो मंशा ही गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो दूसरी पार्टियों को भी इस मुद्दे पर अपने साथ लाने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं साथ ला पाते हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी नहीं है। उनको परेशानी ये रहती है कि वो खास करके जब कोई फैसला, जब कोई बात आती है मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया मुसलमानों को और वोट बैंक समझा और उसका वोट बैंक हासिल किया। वो इसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि किसी को धर्म, जब कोई कानून बनता है तो देश हित के लिए कानून बनता है, वो सबके लिए बनता है, सामान कानून बनता है, उस कानून पे सारे ही लोग चलते हैं। मुसलमानों का खास करके जिक्र करना, बार बार बात तो आपकी पार्टी तैयार है देश स्तर पर ऐसा फैसला अब लेने के लिए? आज की तारीख में बड़े स्तर पर हलचल हमें देखने को मिलेगी क्या? मेरी बात पूरी हो जाए। मेनका जी मुसलमान बहुत जागरूक हो गया है, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ मुसलमान आज की तारीख में बहुत जागरूक हो चुका है। वो मुसलमान अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले जा रहा है और वो जानता है कि हम जितने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं उतने ही बच्चों को इस दुनिया, आपके बहुत से मुस्लिम मिलने वाले होंगे, बहुत से मामलात हैं। अब वो एक परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा, मुसलमान जाग चुका है। और मुसलमान अभी आपने देखा 14 में जागा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 17 में जागा वोट दिया, अभी 19 में फिर दिया। वो डर देखिए, डर, ये जो डर दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं हो पाएगा। जी कमर अली साहब, ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं से पहले, पॉलिटिकल पार्टीज से पहले पब्लिक ही जागरूक हो गई है। आपने कहा कि एक तरफ चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, पॉपुलेशन को लेकर खासकर पढ़े लिखे लोगों में तो है, वो सतर्क हो चुके हैं कि उनको कितने बच्चे चाहिए घर में, लेकिन फिर भी एक बड़ी समस्या भी भारत में है और पॉलिटिकल पार्टीज देर से जाग रही हैं, ऐसा लग रहा है। अभी तक सिर्फ 6 स्टेट और सिर्फ पंचायत चुनाव में इस तरह के नियम। जी देखिए, धरती सीमित है और जब धरती सीमित होती है तो उस पर अनाज भी हमें चाहिए होता है, उस पर रहने का ठिकाना भी हमें चाहिए होता है। तो इसमें सबको बढ़ के आगे आना चाहिए कि सीमित धरती है, सीमित साधन है, सीमित पानी है, तो इन सब बातों को लेके भी हमें उतना, क्योंकि परिवार के बारे में कुछ लोग गंभीर हो चुके हैं, कुछ लोग गंभीर होना बाकी। जो लोग पॉलिटिकल तरीके से बात करते हैं, मुझे लगता है उनको नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि जमीन एक है, जितनी जमीन है उसी जमीन में मुझे रहना भी है, उसी जमीन से मुझे अनाज भी चाहिए होगा, उसी जमीन से मुझे पानी भी चाहिए होगा। उसको समस्या हो जाती है। सुनील कौशिक जी, वक्त बहुत कम बचा, आखिरी कमेंट आप। नहीं, जब स्थिति, सुनील कौशिक जी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के, और ये वास्तव में गंभीर समस्या है। आसपास के देश, चाइना जैसा देश गंभीर समस्या से जूझा है और उसने बहुत वर्षों पहले ही ये सबक ले लिया और उस पर एक कानून बनाया। वो हमारे देश को भी आवश्यकता है। इसको सिर्फ धर्म के नाम पर न तोला जाए, न छेड़ा जाए, न राजनीतिक दल इस बात को धर्म के आईने से देखें। बिल्कुल नहीं तोला जाए। ईमानदारी से वास्तव में ये संसद में प्रस्ताव पास होना चाहिए, संसद में कानून बनना चाहिए। पंचायत से लेकर के मेरा मानना है कि लोकसभा और विधानसभा को भी इसके दायरे में आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एक अच्छा देश, एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था की हम कल्पना। बिल्कुल, आखिर कब तक देश में कोई भी किसी भी रिफॉर्म पर जब कोई भी सरकार कदम बढ़ाती है तो अपोजिशन जैसे उसको सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को कम से कम कुछ एक मसले पर एकमत होना चाहिए, बैठकर विचार करना चाहिए कि इससे कितना फायदा हो सकता है, किस स्पीड से अगर इस रिफॉर्म को हम लागू करें तो फायदा होगा। इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई रिफॉर्म हो लेकिन वो इतना सुस्त तरीके से हो, इतने सुस्त तरीके से हो कि उसका कोई मतलब ही ना रह जाए। यह देखने की भी जरूरत है। फिलहाल इस वक्त इवनिंग एजेंडा में आप सभी हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी धन्यवाद। दिनेश जोयाल जी, आपका भी शुक्रिया। कमर अली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।